ग्रसनी और ग्रसिका क्या होती है? ग्रसनी और ग्रसिका, इसे समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। ये होता है कुछ डायग्राम पाचन तंत्र का। ये हो गई हमारी मुख गुहा, ये मुख हो गया। इसके बाद अधोजंब और अधोजीवा ग्रंथियां हो गई यहाँ पर। ये हो गई कर्णपूर्व ग्रंथि। इसके बाद आती है, ये होती है ग्रसनी। ये हो गई यहाँ पर ग्रसनी वाला एरिया। इसमें क्या होगा ग्रसनी में? इसमें तीन प्रकार के होंगे, नेजो, ओशो और लॉरेंज। इसके अलावा इसके बाद आता है एपिग्लोटिस और ये होती है ग्रसिका। ग्रसनी से भोजन ग्रसिका में आता है। पहले भोजन ग्रसनी में आता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद आता है ग्रसिका में। और ये जो कान में होती है, ये खुली होती है यहाँ पर ग्रसनी में यूस्केटियन नलिका के द्वारा। यहाँ पर अगर हम ग्रसनी और ग्रसिका की बात करें तो एक दिन में पाचन नहीं होता, दोनों में ही पाचन नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है, भोजन इसमें कौन सी गति से आगे बढ़ता है? तो वो होती है क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन गति, पूछा भी जाता है। इसके बाद देखते हैं हम ग्रसनी। अगर हम ग्रसनी की बात करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं, नेजो, ओरो और एक होती है लॉरेंजो। इसके अलावा ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया हमारा वायु प्रवेश द्वार, ये हो गया वायु प्रवेश द्वार। इसके अलावा जो सेकंड होल है, इससे भोजन प्रवेश करता है, इससे भोजन प्रवेश करेगा। ये कुछ इस तरीके से होती है हमारे गले में संरचना। ये होता है इस तरीके से, यहाँ पे होता है वायु का प्रवेश और यहाँ पे होगा भोजन का प्रवेश। इसके बीच में एक संरचना बनी होती है कुछ इस तरीके से। इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं एपिग्लोटिस को? एपिग्लोटिस को हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। ये क्या करता है, भोजन के कणों को वायु प्रवेश वाले पार्ट में जाने से रोकता है। वायु प्रवेश इस वाले पार्ट को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्लोटिस और इसे कहेंगे हम ड्यूलेट। तो ये क्या हो गया एपिग्लोटिस का कार्य, कि भोजन के कणों को ये जो ग्लोटिस पार्ट है, ग्लोटिस में प्रवेश करने से रोकना। इसके बाद हम देखते हैं ग्रसनी से भोजन कहाँ आएगा। ग्रसिका में हमने देखा है अभी। ग्रसनी से भोजन आएगा ग्रसिका में और इसकी जो गति होती है वह क्रमानुकुंचन गति होती है, अभी देखा है हमने। ये होगी क्रमानुकुंचन गति, ग्रसिका में भोजन की गति।
इसके अलावा एक चीज और हमें याद रखनी है, कान भी ग्रसनी में एक कपाट के द्वारा खुलता है, जिसे हम कहते हैं यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट नहीं, सॉरी, नलिका, नलिका द्वारा खुलते हैं। के बाद हम लिखेंगे आमाशय। की शेप होती है जे शेप। ये होता है कुछ इस प्रकार का। इस प्रकार का होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं आमाशय के। ये हो गया, इसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार की अवरोधनी होती है, इसे हम कहते हैं कार्डियक अवरोधनी। कार्डियक अवरोधनी, ये सेकंड अवरोधनी है। इसी में ये होती है पाइरोलिक अवरोधनी। पाइरोलिक अवरोधनी, ये लेयर में होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे कहते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक। सेकंड पार्ट है इसका, इसको कहते हैं हम फंडिक। और लास्ट पार्ट है इसका पाइलोरिक। अब इसमें क्या होता है, फंडिक जो ये जो पार्ट होता है, इनमें होती है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां स्थित होती है, जो क्या करती है, जठर रस का श्रवण करती है, जठर रस स्रावित करती है। इसका पीएच लगभग होता है 0.9 से 1.5, या इसको हम कह सकते हैं कि 2 या 3 से कम होता है। इसके अलावा ये जो डबल लेयर है, ये कुछ इस प्रकार की लेयर होती है। इसे हम क्या कहेंगे, ये होती है म्यूसिन या श्लेष्मा की लेयर, श्लेष्मा का आवरण। ये क्या करता है, ये हमारे आमाशय की रक्षा करता है एचसीएल से, एचसीएल से रक्षा। इसके बाद हम देखेंगे ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये पार्ट आगे जाके खुलेगा छोटी आंत में, और इसके साइड में ही होगी अग्नाशय ग्रंथि, से हम आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक होता है इसमें जठर रस। जठर रस, ये क्या होगा, ये एसिड होता है HCl, और कैसे साबित होगा ये HCl, ये होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऑक्जेंटिक सेल्स।
या हम इसे कहते हैं पैराइटल कोशिका। पैराइटल कोशिका से स्रावित होता है। इसके अलावा एक और कोशिका होती है इसमें जिसे हम चीफ सेल कहते हैं। ये होती है अमाशय में। चीफ सेल, इसे हम कहेंगे और पेप्टिक कोशिका। पेप्टिक कोशिका, इसमें क्या होगा, इसमें तो हो गया HCl का निर्माण। और ये जो पेप्टिक कोशिका है ये क्या करती है, एंजाइमों का निर्माण करती है। एंजाइमों का निर्माण, इसे हम मुख्य कोशिका भी कहते हैं। तो जठर रस में क्या हो गया, एक तो हो गया HCl। तो HCl का निर्माण कहीं में हो रहा है, ऑक्जेंटिक सेल से हो रहा है। इसके अलावा एक हो गया एंजाइम। रस में एंजाइम्स का निर्माण कौन कर रही है, पेप्टिक सेल्स कर रही है, पेप्टिक कोशिका कर रही है। इसके अलावा ये जो पेराइटल कोशिका हमने देखी है अभी, ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल कोशिका, ये और क्या कर रही है, तो ये क्या नेज कारक भी स्रावित करती है। नेज कारक भी स्रावित करती है। नेज कारक क्या होते हैं, जो विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है हमें पता है, पर्नीसियस एनीमिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम कौन कौन से स्रावित हो रहे हैं इसमें। एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम। एक होता है रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या करेंगे, जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन। इसके अलावा जो रेनिन है ये करता है कैसीन का पाचन। कैसीन का पाचन। अभी जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये क्या करता है, कुछ मात्रा में वसा का पाचन करता है, थोड़ी मात्रा में। ये कैसीन क्या है, कैसीन होता है दूध में। कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैसिनेट। रेनिन। रेनिन होता है बच्चों में अधिक स्रावित। बच्चों में अधिक स्रावित। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं HCl। HCl क्या करता है, ये हमारे जो बॉडी में सूक्ष्म जीवों को मारता है, भोजन में सूक्ष्म जीवों को मारना। इसके अलावा हमारी बॉडी में अम्लीयता का निर्माण भी यही करता है। अम्लीयता का निर्माण, या जैसे कि हमें एसिडिटी हो जाती है कभी कभी, तो ये वो भी HCl की वजह से होती है, एसिडिटी। इसके अलावा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है HCl। पेप्सिनोजन को HCl चेंज कर रहा है।
पेप्सिन में, सक्रिय में। पहले ये होता है अक्रिय अवस्था में। उसी प्रकार ये प्रोरेनिन को चेंज कर रहा है रेनिन में। इसके अलावा जो HCl है, ये पेट में भोजन का आंशिक पाचन करता है। पेट में भोजन का आंशिक पाचन, और भोजन इसमें होता है बोलस के रूप में, सॉरी काइम के रूप में। इसमें आने के बाद भोजन क्या हो जाता है, काइम। काइम हो जाता है भोजन इसमें। के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिटी के बारे में। ये क्या होगी, इसमें HCl की मात्रा अधिक हो जाएगी। HCl की अधिकता, और इसका उपाय क्या होगा फिर? इसका उपाय होता है हमें एंटासिड दिए जाते हैं, एसिड का यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रति अम्ल। जैसे कि एक हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक हो गया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच होता है 10, इसका फॉर्मूला होगा MgOH2। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, और इसका पीएच होता है 9। MgOH2 को हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बेकिंग सोडा ये होता है इनो में। के अलावा अगर हम जानवरों की बात करें, शाकाहारी जंतुओं की, इनमें होता है संयुक्त अमाशय। संयुक्त अमाशय, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 भागों में विभाजित होता है। एक जो भाग होता है ये होता है रुमेन भाग, रुमेन। इसके अलावा अमाशय में भोजन का माध्यम होता है अम्लीय। आमाशय में भोजन का माध्यम होता है अम्लीय। और क्या होगा इसमें, प्रोटीन और लिपिड्स का भी पाचन होगा, प्रोटीन व वसा का पाचन। इसके अलावा प्रोटीन का मैक्सिमम पाचन अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ पर होता है, प्रोटीन का मैक्सिमम पाचन, तो वो भी यहीं पे होगा, अमाशय में। अमाशय में। इसके अलावा अमाशय में भोजन कितने टाइम तक रहता है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। अमाशय में भोजन स्टोर रहता है, भोजन 3 से 4 आवर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग होती है 6 से 6.5 मीटर। इसके अलावा इसका व्यास होता है
1 इंच। अब हम छोटी आंत अगर देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये स्थित है हमारी छोटी आंत यहाँ से। अब इसमें क्या होगा, इस छोटी आंत में इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रहणी, एक होता है मध्यांत और एक होता है क्षुद्रांत। ये हो गए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। ये हम यहाँ से देखेंगे छोटी आंत को, ये पूरी छोटी आंत है। इसके अलावा ये जो पार्ट है ये बड़ी आंत के पार्ट है। ये पूरा बड़ी आंत है। तो छोटी आंत की लंबाई होती है टोटल 6 से 6.5 मीटर या 7 मीटर हम मान सकते हैं। इसके अलावा इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं ग्रहणी या ड्यूडोनियम। नेक्स्ट है मध्यांत, जिसे हम कहते हैं जेजूनियम। नेक्स्ट है क्षुद्रांत या इलियम। अब ये जो ग्रहणी है ये क्या होती है, लंबाई में सबसे छोटी होती है। फर्स्ट हो गई हमारे पास ग्रहणी, सेकंड है मध्यांत, ग्रहणी की लंबाई कम होती है। सबसे छोटा पार्ट होता है ये सबसे छोटा। ये जो मध्यांत है जेजूनियम है ये बड़ा होता है, सबसे बड़ा पार्ट है ये छोटी आंत का। नेक्स्ट है क्षुद्रांत, तो ये मध्यांत से भी बड़ा पार्ट है, इसमें सबसे बड़ा। अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटा तो वो होगी ग्रहणी, सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो होगा क्षुद्रांत, और ये होता है ग्रहणी से बड़ा पार्ट होता है मध्यांत का। इसके अलावा जो भ्रूण ग्रंथियां होती है वो भी छोटी आंत में होती है। भ्रूण ग्रंथियां पाई जाती है इसमें। इसके अलावा लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है इसमें। या इसके अलावा नेक्स्ट है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि, इससे पहले एक चीज और मैं बताती हूँ कि जो भोजन है वो कभी भी क्या यकृत और अग्नाशय में नहीं जाता। ये क्या करता है भोजन, अग्नाशय से और यकृत से अपना रस लेके क्या छोटी आंत में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो यकृत और अग्नाशय छोटी आंत के जेजुनम भाग से जुड़े हुए होते हैं। यकृत के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो कि एक बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्रावी। इसके अलावा इसकी स्टडी को हम कहते हैं हिपैटोलॉजी। इसकी कोशिका का नाम होता है हिपैटिक कोशिका। हिपैटिक कोशिका।
और ये जुड़ा होता है जेजुनियम पार्ट से। इसके अलावा ये जो हिपैटिक कोशिका होती है, इसके पास सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की शक्ति होती है, मैक्सिमम पुनर्निर्माण की शक्ति। और इसके अलावा ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक पार्ट है। अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है, तो हम बोलेंगे वो स्किन है। और यहाँ पर यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण, इसके अलावा ग्लूकोजन का संग्रहण होता है यहाँ पे। ग्लाइकोजन का संग्रहण, इसके अलावा वसा का संग्रहण होता है। वसा का संग्रहण, विटामिन का संग्रहण होता है इसी में, विटामिन का संग्रहण। इसके अलावा जो शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, खून में हमने देखा है कि उनके यकृत में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है, तो ये क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का उपापचयन करते हैं। नशीले पदार्थों का, इनमें होती है भक्षण करने की क्षमता। जो कि होती है कुफर कोशिका के माध्यम से, पर कोशिका के माध्यम से। इसके अलावा पित्तरस के बारे में हम देखते हैं। और सबसे पहले इसके अलावा हम देखते हैं इनका इसका वजन। अगर हम इसका वजन देखें, ये होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम, जो कि शरीर के आंतरिक अंगों में सर्वाधिक है। शरीर के आंतरिक अंगों में सर्वाधिक वजन वाला अंग है ये। इसके अलावा यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, और इसको हम कहते हैं इस वजह से, क्योंकि यूरिया का निर्माण हो रहा है यकृत में, यूरिया का निर्माण, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। इसे रासायनिक प्रयोगशाला क्यों कहेंगे, क्योंकि यूरिया का निर्माण इसमें हो रहा है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम कार्बनिक पदार्थ जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ है, तो कौन सा है, वो होगा यूरिया। प्रथम कार्बनिक पदार्थ जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ है, और ये किया है वोलर ने। यकृत से पित्तरस निकलता है, यकृत से पित्तरस भी निकलता है, और पित्तरस का पीएच अगर हम देखें तो ये होता है 7.6, यानी कि हल्का क्षारीय। इसके अलावा हमने देखी कुफर कोशिकाएं। ये क्या करती है, भक्षाणु कोशिकाएं होती है। ये रोगजनक का भी भक्षण करती है। इसके अलावा निराविषीकरण, ऊष्मा उत्पन्न करना, निराविषीकरण, ऊष्मा उत्पन्न करना,
इसके अलावा ये जो पित्तरस है, ये स्टोर कहाँ पे होता है? इसका निर्माण तो होता है यकृत में और ये स्टोर होता है पित्ताशय में। गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, और इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते, एंजाइम इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा अगर हम पित्त वर्णक देखें तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। होगा येलो, ये होगा ग्रीन। ये जो बिलीरुबिन है, इसके कारण क्या होगा, जो पीलिया हमें जो बीमारी होती है जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, इसमें शरीर का रंग क्या हो जाता है, पीला। पीलिया या जॉन्डिस, बॉडी का रंग हो जाएगा पीला। इसके अलावा बिलीवर्डिन, ये क्या होगा, इसमें एक होता है यूरोक्रोम और एक होता है इसमें स्टर्कोबिलिन। ये जो यूरोक्रोम है इसकी वजह से क्या होता है, पीला कलर, और जो स्टर्कोबिलिन है इसकी वजह से मल का रंग होता है भूरा। नेक्स्ट, इसके अलावा जो पित्तरस है वो क्या कार्य करता है, तो पित्तरस क्या करेगा, वसा की जो बड़ी गोलियां होती है, वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में परिवर्तित करता है, ये टुकड़े करता है उनके। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पायसीकरण या इम्लसीकरण। इसके अलावा पित्तरस पित्ताशय में अगर ये अधिक सांद्र हो जाता है, पित्ताशय में अधिक सांद्र हो जाए तो इससे क्या होती है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, पित्ताशय की पथरी। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि। की स्थिति अगर हम देखें अग्नाशय ग्रंथि की तो ये कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो गया आमाशय, ये जस्ट आमाशय के नीचे की साइड स्थित होती है इस प्रकार से। यहाँ होगा हमारा लीवर, यहाँ पर होता है पित्ताशय, ये होती है छोटी आंत कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्थिति होगी इसकी, ये होगी अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि क्या होगी, हमारी बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। इसके अलावा यह एक मिश्रित ग्रंथि है। और ये क्या करती है, अग्नाशय रस स्रावित करती है।
के अलावा अग्नाशय ग्रंथि का अगर हम पीएच देखें, इसका पीएच होता है लगभग 7.3 से 8.3 के समथिंग। और इसमें क्या होता है, पूर्ण पाचक रस या अग्नाशय रस होता है। पूर्ण पाचक रस कहेंगे इसे हम। के अलावा अग्नाशय रस की अगर हम बात करें, अग्नाशय ग्रंथि में और क्या क्या होगा, इसमें होगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, के अलावा होगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज, अग्नाशय रस में ये सारी चीजें स्थित होगी। और होगा न्यूक्लियस। ये जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है, ये तो करते हैं प्रोटीन का पाचन। ये दोनों क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। इसके अलावा जो ये है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इनको क्या करेंगे, अमीनो अम्लों में चेंज। पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में चेंज करेंगे। पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं प्रोटीन। फिर है इसके बाद लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। नहीं, लास्ट क्लास में भी देखा है, वसा का पाचन। इसके अलावा इसमें क्या होगा, वसा वसीय एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। वसा क्या होगा इसमें, वसा चेंज होगा वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। इसके अलावा एक है इसमें एमाइलेज। एमाइलेज इसमें रह गया, एमाइलेज भी होगा इसमें। एमाइलेज क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा। अब बचा है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम जानते हैं, ये करेगा डीएनए और आरएनए का। के बाद अगर हम अग्नाशय ग्रंथि देखें, तो इससे दो प्रकार की ग्रंथियां निकल होती है इसमें। एक होती है अंतःस्रावी और एक है बाह्यस्रावी। अग्नाशय की हम बात करें, तो इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियां निकल रही हैं, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि है और होती है बहिस्रावी। इसमें इंपॉर्टेंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये क्या होती है, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं इन्हें हम कहेंगे। ये होती है 4 टाइप की। इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अल्फा, ग्लूकागॉन, बीटा, इंसुलिन। नेक्स्ट है डेल्टा, इसे हम कहेंगे सोमेटो, सोमेटो स्टोरिन। इसमें बीटा का संबंध किससे है, इंसुलिन से है। अगर पूछा जाए कि अग्नाशय में कौन सी ग्रंथि है ये इंसुलिन, तो ये है अंतःस्रावी ग्रंथि बीटा में। के बाद नेक्स्ट हम देखें आंत्र रस के बारे में। आंत्र रस, ये क्या होगा, अब इसमें इसे हम लीवर कुहन की दीवारों से स्रावित होता है। ये लीवर
कुहन की दीवारों से स्रावित। इसके अलावा आंत्ररस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें एक पाया जाता है इरोक्सिन। इरोक्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन। एक हमने देखा है इसमें अभी लीवर कुहन की दीवारों से ये स्रावित होता है। तो ये लीवर कुहन की दीवारें क्या होती है? जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से इसकी शेप होगी। ये होती है लीवर कुहन की दीवारें। इसे हम कहते हैं विलाई। और इसके बाहर स्थित होती है माइक्रोविलाई। अगर हम बात करें, ये होगी लीवर कुहन की दीवार। इसके अलावा एक हो गया इसमें इरोक्सिन। नेक्स्ट है इसमें इंटेरोकाइनेज। ये क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा। ट्रिप्सिन ओजन को चेंज करेगा ये ट्रिप्सिन में। इसके अलावा और इसमें क्या होगा? आंतररस में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, जैसे कि माल्टोज है। माल्टोज चेंज हो रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। माल्टोज के टुकड़े हो रहे हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ये होगा माल्टेज। इसके अलावा अगर हम देखें ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज का पाचन होगा। तो ये विखंडित होगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। इसके अलावा अगर सुक्रोज की हम बात करें, ये होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये होगा इन्वर्टेड लैक्टेज। इसके अलावा ये होगा छोटी आंत पूरा कंप्लीट हमारा। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए इसमें कि सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होगा हमारी बॉडी में, तो वो होता है छोटी आंत के गृहिणी में। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से पार्ट में होगा? ये होगा गृहिणी में। इसके अलावा पोषक तत्वों का अवशोषण पूछा जाए, पोषक तत्वों का अवशोषण ये होगा छोटी आंत में। अब छोटी आंत के कौन से पार्ट में होगा? तो अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए अवशोषण तो ये होगा जेजुनम। इसके अलावा ये जो अवशोषण है ये इलियम में भी होता है। इसके अलावा अभी हमने देखा था विलाई और माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं? ये सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं। सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं ताकि क्या होता है इसमें अवशोषण जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ताकि मैक्सिमम अवशोषण हो सके। ये हमने अभी डायग्राम में देखे थे।
ये दोनों। तो ये क्या करते हैं, ये सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं, स्पेस बढ़ाते हैं, ताकि क्या कर सके, ये मैक्सिमम अवशोषण कर सके। के बाद एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इनका अगर पूर्ण पाचन पूछा जाए तो वो भी छोटी आंत में होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ये होगा छोटी आंत में। और अगर इसमें हम भोजन का माध्यम देखें, छोटी आंत में भोजन का माध्यम होता है क्षारीय, और इसे हम कहते हैं काइल। नेक्स्ट है इसके बाद में बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है, छोटी आंत में अवशोषण के बाद जो बचा हुआ भाग होता है भोजन का, वो वो होता है स्थानांतरित बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत जहाँ भी हमने डायग्राम में देखा था कहाँ पर स्थित होगी, तो जैसे कि ये छोटी आंत है, छोटी आंत का भाग है ये, तो ये बड़ी आंत स्थित होती है यहाँ पर बाहर की तरफ। ये होती है कुछ इस प्रकार से। इसकी लंबाई कम होती है, जबकि इसका जो व्यास है वो छोटी आंत से ज्यादा होगा। की लंबाई की हम बात करें अगर, की लंबाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। के अलावा इसका व्यास होगा 3 इंच के समथिंग। बड़ी आंत के अगर हम भाग भाग देखें, इसके भी 3 भाग होंगे। इसके अलावा इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होगा, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा। जल का अवशोषण। ये 3 भाग हैं। फर्स्ट है सीकम, सेकंड है कोलन, और लास्ट है रेक्टम। सीकम क्या होगा, सीकम में इसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, ई कोलाई। सीकम में जुड़ा हुआ होता है भाग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वाला। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसके अलावा कोलन पार्ट होता है, इनमें होता है सहजीवी जीवाणु, ई कोलाई, जिसमें क्या होता है विटामिन B12 और के का क्या होगा, अवशोषण होगा। इसके अलावा जो रेक्टम पार्ट है, इसमें जो अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन मल के रूप में बाहर आ जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि मल में गंध किस कारण से होती है, ये होती है इंडोल, स्केटॉल, एमीन के कारण।
के अलावा जो रेक्टम है ये जुड़ा हुआ होता है एनस से।